शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और 3,884 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी, जिसमें सड़क, बिजली, अंडरपास, फ्लाईओवर, खेल सुविधाएं और रीडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन विकास परियोजनाओं से आने वाले वक्त में पूर्वांचल और काशी के विकास को रफ्तार मिलेगी। और इस दौरे की खास बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ये 50वां दौरा था। ब्लॉक प्रिंट पर राधा कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित और इसी क्रम में एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। अपने 50वें काशी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, काशी और पूर्वांचल के लोगों को एक साथ 44 परियोजनाओं की सौगात मिल गई। ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास और रीडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जिनकी लागत करीब 3,884 करोड़ रुपए है। काशी के विकास को रफ्तार देने वाली इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पीएम मोदी तय कार्यक्रम के तहत सुबह बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां से मेहंदीगंज पहुंचे, जहां मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जिसके बाद पीएम ने 25 योजनाओं का शिलान्यास और 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये इसलिए आज का दौरा अहम दिखाई देता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो काशीवासी हैं उनके लिए जो इन्होंने सौगात रखे थे, पूरा का पूरा फोकस उनका सिर्फ आज के इस दौरे, इस मीटिंग पर ही था, जहां वो एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर इस जगह पर आकर के लोगों को सौगात देते हैं। ना तो कोई मंदिर का विजिट किया, ना ही उन्होंने आज शहर का दौरा किया, ना ही उन्होंने लोगों से कोई खास अलग से मुलाकात की। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जितने भी लाभार्थी हैं, क्योंकि आज से उन्होंने आयुष्मान वैद्य वंदन योजना शुरू की है, जो 70 की उम्र से ज्यादा के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो ऐसे तमाम लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा पशुपालकों के साथ, जीआई टैग जिन्हें जिन्हें मिला है उनके साथ मुलाकात की है और शुद्ध रूप से ये पूरा उनका आज का कार्यक्रम सिर्फ काशीवासियों के सौगात तक उन्होंने खुद को सीमित रखा है। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना के 3 लाभार्थियों को कार्ड और 3 को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिए, जिनमें रमेश कुमार की बनारसी शहनाई का जीआई टैग, अनिल कुमार को बनारस मेंटर कास्टिंग क्राफ्ट का जीआई टैग और लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति से आने वाली छिद्दों को थारू एम्ब्रॉयडरी के लिए जीआई टैग का सर्टिफिकेट दिया गया। पीएम के हाथों सर्टिफिकेट पाकर इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इसके बाद पीएम ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया और भोजपुरी में काशी वासियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का ये अंदाज कार्यक्रम में आए लोगों को भी खूब पसंद आया। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। करीब 35 मिनट के भाषण में पीएम ने काशी के विकास और विरासत पर खास जोर दिया और कहा कि आज विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है, जिसका सबसे बेहतरीन मॉडल काशी बन रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि काशी के विकास से पूर्वांचल के लोगों को भी फायदा होगा। काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है।
काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। करीब 2.5 घंटे का पीएम का यह दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 50वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एयरपोर्ट से सीधा सभा स्थल और आम लोगों के लिए सौगात। पीएम मोदी की 50वीं यात्रा आज कुछ इस कदर पूरी हुई है। काशी और पूर्वांचल के विकास के लिए बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री ने जो प्रयास किए हैं, वो जमीन पर न सिर्फ नजर आ रहे हैं, बल्कि लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। विकास की इस फहरिस्त में आज 44 और नई परियोजनाएं जुड़ गई हैं। वाराणसी से कुमार अभिषेक और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और यूपी के दौरे के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के दौरे पर अशोकनगर पहुंचे, जहां पर ईसागढ़ तहसील में मौजूद आनंदपुर धाम मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में देश विदेश के अनुयायियों को संबोधित भी किया। ये भी बता दें कि आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई थी। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला और श्री अनंतपुर ट्रस्ट ईसागढ़ में एक चैरिटेबल अस्पताल भी चलाया जाता है। यहाँ मरीजों के लिए 125 बिस्तर की व्यवस्था है और साथ ही साथ रोजाना करीब 600 मरीजों को ओपीडी की सुविधा भी दी जाती है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। और अब आपको लिए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां देश के दूसरे शहरों की तरह ही इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद स्नो पार्क भी इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वहां पर बेहद कम खर्च में शिमला और कश्मीर वाली सर्दी का मजा लोग ले रहे हैं। बर्फबारी के बीच मौज मस्ती और खेल कूद, ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं हैं, बल्कि माया नगरी मुंबई से आई हैं, जहां इन दिनों भीषण गर्मी के बीच लोग कश्मीर और शिमला जैसी ठंड का आनंद लेने के लिए स्नो पार्क जा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद इस स्नो पार्क का नाम स्नो किंगडम है, जो इन दिनों लोगों से गुलजार है। वजह है मुंबई में पड़ रही उमस वाली भीषण गर्मी, जिससे राहत पाने के लिए लोग बच्चों संग इस स्नो पार्क का रुख कर रहे हैं। मुंबई में आफत की गर्मी है भैया। मौसम विभाग के अनुसार 32 डिग्री सेल्सियस इस समय मुंबई में तापमान है और तकरीबन 65 और 85 के बीच में जो है वो उमस है।
यानी कि उमस की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं भी कुछ देर पहले था, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पहुंचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अब ठंडा ठंडा महसूस कर रहा हूं, कुल महसूस कर रहा हूं। तस्वीरों से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये स्नो किंगडम है, मुंबई का घाटकोपर इलाके में आता है और अपने परिवार के साथ स्पेशली वीकेंड में और आजकल हर दिन ही, क्योंकि हर जगह छुट्टियां पड़ गई हैं, लोग इस तरह से जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं ठंडी में, कूल वातावरण में खुद को रहने के लिए परिवार संग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे राइड्स भी हैं जिसे देखकर, जिसमें बैठकर अपने आप को लोग बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। इस स्नो पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर मौज मस्ती के साथ लोग बर्थडे और एनिवर्सरी जैसे खास मौकों को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ ही फोटो शूट का विकल्प भी मौजूद है। एक छत के नीचे इतनी सुविधाएं मिलने से लोग भी बेहद खुश हैं, वो भी बेहद किफायती दरों पर। स्नो किंगडम में बच्चों के लिए 750 रुपए और बड़ों के लिए 850 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, जिसमें लोगों को 1 घंटे का सेशन मिलता है। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बच्चों के साथ आने में इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब पैसा वसूल था और मुंबई से अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप मुंबई में आके एंजॉय कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं इतनी दूर। एक्चुअली फ़ोन पे तो 40 डिग्रीज दिखा रहा है, लाइक रियल फील, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल स्नो का मज़ा ले। उसको जाना था इसलिए हम लोग प्लान कर रहे थे। बच्चों को छुट्टी है ना, तो अभी इसलिए एंजॉय कर रही है। ओके, कहाँ से आए हैं? मुंबई से, साथ में हम लोग। तो देखा आपने किस तरीके से एक बहुत बड़ी एक्साइटनेस यहाँ से वहाँ है। वाकई में वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी दिन आपके पास होने चाहिए, पैसे भी अच्छे खासे खर्च होते हैं। यहाँ पे थोड़े पैसों में लोग जो हैं आते हैं और इस तरह से फैमिली के साथ मज़ा लेते हैं। मुंबई के लोग भले ही 35 डिग्री वाली उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए स्नो पार्क जा रहे हैं, मगर देश के दूसरे राज्यों में गर्मी से बेहाल लोग इन दिनों बड़ी संख्या में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें पहाड़ों की रानी शिमला की हैं, जहां वीकेंड आते ही सैलानियों का तांता लग गया है। कोई परिवार संग घूमने पहुंचा है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शिमला आया है। नौबत ये है कि शिमला के ज्यादातर होटल्स बुक हो चुके हैं। सैलानियों की इस भीड़ को देख पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और इस सीजन में अच्छे कारोबार की उम्मीद भी जता रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है निचले मैदानी इलाकों में और शिमला का मौसम आज भी बहुत अच्छा है। काफ़ी जो है बुकिंग यहाँ पे आ रही है। अभी जो पिछले दिन गए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे चहल पहल देखी गई है और जिस तरह अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं आगे हमने देखा तो हमारे पास काफ़ी बुकिंग भी आ रही है। तो वी आर क्वाइट होपफुल। जो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सब काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमें लगता है कि इस बार जो सीज़न है बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत बेटर है और निचली जगह पे गर्मी ज़्यादा हो गई। काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं और लोग काफ़ी एंथुसियाज्म से पूछ भी रहे हैं शिमला के बारे में। मुझे लगता है कि आने वाला समय शिमला सीज़न बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टूरिस्ट रोज़ इंक्वायरी पे है। मैं खुद भी 2 B&B का ऑनर हूँ, तो हमारी जो है आने वाले समय की काफ़ी बुकिंग आ चुकी है हमारी। शिमला की ही तरह कश्मीर भी सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। यही वजह है कि इन दिनों लगातार देश के कोने कोने से सैलानी बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जिसकी गवाही श्रीनगर की मशहूर डल झील से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। इन पर्यटकों में कोई शिकारे की राइड का आनंद ले रहा है तो कोई फोटो और सेल्फी के जरिए कश्मीर की यादों को संजो रहा है। हाउस बोटिंग बहुत ही खूबसूरत, मतलब अंदर जाके और बाहर से भी हम लोगों ने खूब फोटोग्राफी भी की और बहुत मजा आया। तो आना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहिए। लाइफ में मतलब 1, 2 बार 3 बार, मतलब जब मन चाहे और जब मन करे तो आना जरूर चाहिए। यहाँ आना मतलब कुछ न कुछ छूट जाएगा, मिसिंग हो जाएगा लाइफ में। अगर मौका मिले तो जरूर आना चाहिए। बहरहाल मॉनसून आने में अभी टाइम है और अप्रैल के महीने में ही लोगों को मई जून वाली गर्मी ने बेहाल कर रखा है। इसलिए राहत की उम्मीद में लोग हिल स्टेशन, स्नो पार्क और वाटर पार्क जैसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात करते हैं उस मुहिम की जिसको लेकर हम आप तक लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं, और ये मुहिम है यमुना की सफाई को लेकर। जीएनटी की टीम ग्राउंड जीरो से इसके बारे में आपको बता रही है। और अब ओखला एसटीपी का पानी यमुना को नहीं मिलने को लेकर दिखाई गई खबर का असर हुआ है, यानी कि यमुना की सफाई को लेकर जीएनटी की मुहिम रंग ला रही है। पूरा मामला जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। स्वच्छ यमुना मुहिम को लेकर जीएनटी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से इससे जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में यह खबर भी प्रमुखता से दिखाई गई कि एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी शुरू तो हो गया है, लेकिन इसका फायदा यमुना को नहीं हो रहा। दिल्ली के इस ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बना हुआ है, इसका जो ट्रीटेड वाटर है वो दिल्ली वालों को नहीं मिलता, वो सीधे दिल्ली की यमुना में नहीं गिरता, बल्कि वो आगरा कैनाल से होते हुए सीधे आगरा पहुंचता है। जीएनटी की इस खबर का बड़ा असर हुआ, जिसका दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है। यमुना की सफाई के लिए गुड न्यूज़ टुडे ने मुहिम चला रखी है। इसी मुहिम के तहत 8 अप्रैल को हमने आपको दिल्ली के ओखला एसटीपी की खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि दिल्ली का ओखला एसटीपी एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी है, जिसकी हर रोज़ 564 एमएलडी पानी को ट्रीट करने की क्षमता है। हमने बताया था कि किस तरह से ये ओखला ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में ही बनाया गया है, लेकिन इससे ट्रीट होने वाला वाटर यमुना को नहीं मिलता, मतलब इसका फ़ायदा यमुना को नहीं मिलता। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने हमारी खबर के बाद खुद इस ओखला एसटीपी का निरीक्षण किया और फिर ऐलान किया कि जल्द ही इस ओखला एसटीपी को भी यमुना से जोड़ा जाएगा और इससे जो ट्रीट होकर पानी निकल रहा है वो यमुना तक ज़रूर पहुंचेगा। इसके लिए उन्होंने 3 महीने का वक्त मांगा है। 3 महीने में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार का फोकस भी यमुना सफाई पर है। एलजी से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इससे जुड़े सभी पहलुओं पर सरकार की नजर बनी रहती है। जीएनटी पर ओखला एसटीपी से यमुना को फायदा नहीं होने वाली खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ओखला एसटीपी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने 3 महीने के अंदर प्लांट का काम पूरा होने का भरोसा देते हुए बताया कि मौजूदा वक्त में सीवर लाइन को जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीवर के पानी को इस प्लांट से जोड़कर उसको ट्रीट किया जा सके। प्लांट की टोटल कैपेसिटी है 124 MGD। अभी 80 MGD के करीब में ये पहुंच गया है और बहुत ही जल्दी मई जून तक ये अपनी पूरी जो है कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा। जितना भी दिल्ली का सीवेज है वो सारा ट्रैप हो जाए, सारा ट्रीट हो जाए, उसके बाद में यमुना में गिरे तो यमुना साफ हो जाएगी। हमारी कोशिश यही है, अभी जो भी दिल्ली का सीवेज निकल रहा है और हमारी जो कैपेसिटी है ट्रीट करने की, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा 100% सारे सीवेज को ट्रैप कर लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, ताकि जितना भी पानी यमुना में जाएगा वो सारा ट्रीट होकर ही जाएगा। जाहिर है ओखला एसटीपी का पानी यमुना को मिलना इसकी स्वच्छता के लिहाज से बेहद अहम साबित होगा। ओखला में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। ये तीनों एसटीपी मिलकर 564 मिलियन लीटर वाटर हर रोज साफ करते हैं। इस लिहाज से ये ओखला एसटीपी यमुना की सफाई के लिहाज से बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसका फ़ायदा यमुना को नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारी खबर के बाद अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है कि इस ओखला एसटीपी का फ़ायदा दिल्ली में यमुना को भी ज़रूर मिले। ओखला एसटीपी को लेकर हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें अर्थ वॉरियर पंकज कुमार भी हमारे साथ थे। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अगर एसटीपी का पानी मिल जाए तो यमुना 25% तक साफ हो सकती है। जो 777 MLD पानी है, अगर ये पूरा मिलता है तो 25% तो कम से कम जो है पोल्यूशन कम होगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारा पानी चला गया तो जो बीओडी आज 50 है उसका 25% आप घटा दीजिए, मतलब कि बीओडी 40 से नीचे हो जाएगा फिर यमुना जी का।
और उनके साथ साथ दूसरी बात है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो इतनी हाई होती है वो आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इनका फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो स्टैंडर्ड होता है ट्रीटेड वेस्ट वाटर का एसटीपी का वो 230 एमपीएन पर 100 ml होता है। और ओखला बैराज के जो देखेंगे आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे जो है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया लाखों में होती है। अगर ये मिक्स होता है तो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तो आपको आधे से ज्यादा कम हो जाएगी। फिर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के नंबर्स में 50% का वो आएगा, और बीओडी का देखिए तो 25% बीओडी में इंप्रूवमेंट होगी। जानकारों के मुताबिक ओखला एसटीपी का पानी यमुना को मिलने से न सिर्फ यमुना बल्कि ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इसके पानी को यमुना जी में डाला जा रहा है, और यमुना जी में ये पानी अगर जाता है तो यमुना जी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और यमुना जी का फायदा होने का मतलब ये है, ये पानी जब आगे यहाँ से बह के यमुना जी से जाएगी तो इसके किनारे जो किसान खेती करते हैं, जो किसान यमुना जी का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए एक मानिए तो एक आपने उनको जीवन दे दिया। मतलब पानी अगर स्वच्छ हो जाए यमुना जी का तो किसान जो खेती कर रहे हैं, मतलब नोएडा के हो या दिल्ली के जो सब्जियां उगा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और दिल्ली वालों के लिए भी फायदा है, क्योंकि आपको कम पोल्यूटेड वाटर का जो है में जो सब्जियां उगाई जाएगी वो आपके प्लेट में आएगी। हालांकि कई सवाल अभी भी बने हुए हैं, मसलन ओखला एसटीपी का पानी यमुना को मिलेगा कैसे, और मिलेगा तो कितना पानी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारे साथ मौजूद पर्यावरण एक्सपर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर इस ओखला एसटीपी को यमुना से जोड़ना भी है तो बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना नहीं पड़ेगा। ओखला एसटीपी के ठीक पास से अबुल फजल ड्रेन गुजरती है जो कि सीधे जाकर यमुना में मिलती है। इसी अबुल फजल ड्रेन से अब इस ओखला एसटीपी को जोड़ा जाएगा, जिसका पानी सीधे ओखला बैराज के डाउन स्ट्रीम में गिरेगा, यमुना में मिलेगा। कुल मिलाकर अब इसके लिए 3 महीने मांगे गए हैं। हालांकि कितना पानी ओखला एसटीपी का यमुना में छोड़ा जाएगा इसको लेकर अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए ये एक बड़ा बेंचमार्क साबित होने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़।